Hello everyone, welcome back to my channel Law with Shipra. In last lecture we have already covered section 1 of this act. लेकिन फिर भी एक बार हम सेक्शन 1 को इन अ समरी मैनर यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो जब हमने सेक्शन 1 पढ़ा था तो सेक्शन 1 के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी थी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड द कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल हमें बताता है कि इस एक्ट का क्या नेम रहने वाला है, तो इस एक्ट का नेम होगा द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। फिर हमने पढ़ा था एक्सटेंट। एक्सटेंट यहाँ पर टेरिटरी की बात करता है कि ये जो हमारा एक्ट होगा ये कहाँ कहाँ तक अप्लाई होगा। तो ये एक्ट ऑल ओवर द इंडिया और वी कैन से होल इंडिया अप्लाई होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर टू। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट है यहाँ पर 1 सितंबर 1872। अभी जब इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 1 को डिस्कवर किया था तो वहाँ पर मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट की पासिंग डेट आपको बताई थी। पासिंग डेट थी 15 मार्च 1872। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंसमेंट। ये एक्ट पास हो गया था 15 मार्च 1872 को, लेकिन ये जो एक्ट स्टार्ट हुआ था, अप्लाई होना जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 1872 को। तो ये डेट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमको याद रखनी चाहिए। फिर हम यहाँ पर सेक्शन 1 में कहते हैं कि सेक्शन 1 हमें बताता है इस एक्ट की एप्लीकेशन और इस एक्ट की नॉन एप्लीकेशन। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये एक्ट अप्लाई होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर, और ये एक्ट नहीं अप्लाई होता नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में। हमने कहा था कि एक ऐसी प्रोसीडिंग जहाँ पर पार्टीज़ के ज्यूरल राइट्स डिसाइड होते हैं, जहाँ पर पार्टीज़ के राइट्स और पार्टीज़ के लीगल ऑब्लिगेशंस डिसाइड होती हैं, वो प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जहाँ पर जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद एक जजमेंट प्रोवाइड करते हैं इन द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। वो प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ पर होनी चाहिए, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए इन अ कोर्ट और बिफोर द कोर्ट। अब कौन से कोर्ट, कोर्ट का मतलब जो भी हमारे सारे कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, ये सारे कोर्ट। साथ में कोर्ट मार्शल को भी ये वर्ड इंक्लूड करता है, इंक्लूड कोर्ट मार्शल। लेकिन इस बात के कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड थे। ये कहते हैं कि कुछ कोर्ट मार्शल जो कि आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंडर में जो बने हुए हैं उनके ऊपर एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। तो एक बार इसको हमने पढ़ा था कि एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है ऑन कोर्ट्स including court martial but not court martial which are established under Army Act, Air Force Act, Indian Navy Discipline Act और Naval Discipline Act। उसके साथ साथ एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता आर्बिट्रेटर्स पर। आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं, आर्बिट्रेटर का मतलब जब पार्टीज अपने किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट और विदाउट गोइंग थ्रू द लॉन्गर प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। तो ये सारे प्रोसीजर्स को अवॉइड करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए पार्टी अपना मैटर कोर्ट के बाहर बिफोर द आर्बिट्रेटर अपना मैटर सॉल्व आउट करते हैं। आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसमें एक तो पार्टीज़ का टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो इलेबोरेट ट्रायल प्रोविजंस यहाँ पर वो फॉलो नहीं होते। बस यहाँ पर मेन रोल रहता है कि जो भी पार्टी का डिस्प्यूट है उसको पीसफुल तरीके से या पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करा के किसी भी मैटर को सॉल्व आउट करा देना। तो इसमें टाइम सेव हो जाता है थोड़ा सा। जो हमारे ट्रायल प्रोसीजर्स होते हैं उन ट्रायल प्रोसीजर्स में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्बिट्रेशन और मेडिएशन प्रोसीडिंग्स। तो आर्बिट्रेटर के सामने ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो इस एविडेंस एक्ट के जो मेजर प्रोविजंस हैं उनसे बाउंड नहीं है, वो अपने अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो ये सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करके पार्टीज़ के डिस्प्यूट को सॉल्व करवाते हैं। फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता ऑन एफिडेविट। अब एफिडेविट इंडियन एविडेंस एक्ट इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब एविडेंस एक्ट के अंदर जो एविडेंस टर्म की डेफिनेशन दी गई है उस एविडेंस में एफिडेविट नहीं आता।
ठीक है। तो कहाँ पर एफिडेविट दिए जाते हैं? अगर वो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो अंडर सीआरपीसी सेक्शन 295, सेक्शन 296 एंड सेक्शन 297 एफिडेविट दिए जाते हैं कोर्ट के सामने। एफिडेविट को देने का क्या लैंग्वेज होगी एफिडेविट की? बिफोर हुम एफिडेविट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, आप किसके सामने एफिडेविट देने वाले हैं, और एफिडेविट का जो सबमिशन का मैनर है वो क्या रहने वाला है, वो सब ये सेक्शंस हमको ब्रीफली प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर हमारी जो प्रोसीडिंग्स है वो सिविल नेचर की है, वो क्रिमिनल नेचर की नहीं है, तो वहाँ पर सीपीसी अप्लाई होगा। और सीपीसी के अंदर कौन सा प्रोविज़न प्रोवाइडेड है? ऑर्डर 19 रूल 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमने बोला कि एविडेंस एक्ट कहाँ पर अप्लाई होता है और कहाँ पर अप्लाई नहीं होता। To discuss about the definition, or we can say the interpretation clause. जब हम सेक्शन 3 को देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो वहाँ पर हमको मिलता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। और ये जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ये सारे उन टर्म्स की इंटरप्रिटेशन देगा और उन टर्म्स का मीनिंग उस एक्ट के लिए प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जहाँ जहाँ पर भी ये कोर्ट वर्ड अराइज होगा तो इस कोर्ट वर्ड का क्या मीनिंग रहने वाला है वो ये एक्ट हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। तो यहाँ पर जो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है कोर्ट की। तो पहले इसको बेयर एक्ट से समझते हैं, बाद में इसको नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। कोर्ट में यहाँ पर बोला है कि कोर्ट इंक्लूड्स मतलब ये कोर्ट को बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें वर्ड कोर्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा रहता कोर्ट मीन्स, तो मीन्स का मतलब होता केवल यही चीज़ें कोर्ट मानी जाएंगी जो इस डेफिनेशन क्लॉज में लिखी हैं, उनके अलावा और कोई भी चीज़ कोर्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये जो हमारी डेफिनेशन है कोर्ट वर्ड की, ये स्टार्ट हो रही है बाय द टर्म इंक्लूड। इसका मतलब जो कोर्ट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, जैसे हमारा क्रिमिनल कोर्ट है, कोई सिविल कोर्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई फैमिली कोर्ट है, वो सब तो हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट वर्ड इंक्लूड करता है जजेस को और कोर्ट वर्ड इंक्लूड करता है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, जब हम जजेस की बात करते हैं तो आईपीसी के अंदर डेफिनेशन प्रोवाइडेड है जजेस की। ठीक है, तो वो वाले जजेस, मजिस्ट्रेट जो हम सीआरपीसी के अंदर पढ़ते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीजेएम, सीएमएम, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे मजिस्ट्रेट्स, ये भी कोर्ट की डेफिनेशन में आएंगे। उसके साथ साथ ऑल पर्सन लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, वो सारे व्यक्ति जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं या जिसको लॉ ने परमिट किया है कि आप एविडेंसेस को ले सकते हैं, वो सारे पर्सन कोर्ट वर्ड की डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता और आर्बिट्रेटर कोर्ट वर्ड की डेफिनेशन में भी नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार इसको नोट्स के उससे पढ़ते हैं। नोट्स में भी यहाँ पर हमने लिखा है कि कोर्ट्स इंक्लूड जजेस, मजिस्ट्रेट। अगर हमें जजेस की डेफिनेशन देखनी है तो हम 219 सेक्शन 2 सब क्लॉज 19 ऑफ द आईपीसी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि जजेस भी हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं और वो सारे पर्सन जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं, लीगली ऑथोराइज्ड मतलब परमिटेड बाय लॉ, जिसको लॉ ने परमिट किया है। ठीक है, लॉ उसको परमिशन दे रहे हैं कि आप एविडेंसेस ले सकते हैं ऑन द ओथ। और यहाँ पर कोर्ट वर्ड कभी भी आर्बिट्रेटर को इंक्लूड नहीं करता। तो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई कोर्ट वर्ड की। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे फैक्ट की। तो फैक्ट का क्या मतलब होता है? फैक्ट का मतलब, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक तो मीन्स भी और इंक्लूड भी। तो मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। इस चीज़ को समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ए हैव अ कार, ए के पास कार है, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। ए इज़ वर्किंग इन एमएनसीज, ए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करता है, ये क्या है? ये भी एक फैक्ट है। ए इज़ ब्लाइंड, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो कोई भी बात क्या कहलाती है? वो फैक्ट कहलाती है। जैसे हमारे कोर्ट के सामने जब कोई केस आता है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को हम बोलते हैं फैक्ट।
स्टेट ऑफ थिंग, स्टेट का मतलब जब हम पहले 9th या 10th क्लास में स्टेट वर्ड की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि 3 तरह की स्टेट होती हैं, एनीथिंग विच इज़ सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर भी इसका मतलब कुछ इसी तरह से है कि वो फैक्ट्स जो किसी चीज़ की स्टेट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, वो फैक्ट हमारे यहाँ पर वो फैक्ट कहलाएगा। रिलेशन ऑफ थिंग्स, अगर कोई चीज़ बता रही है, रिलेशन मतलब मैंने बोला ए हैव अ कार, तो इस कार का रिलेशन ए से है, ए इस कार का ओनर है, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है। केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, बाय द सेंसेस मतलब जिसको आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन स्मेल, यू कैन हियर और यू कैन फील। हम इन चीज़ों को हम बोलते हैं कि हम बाय द सेंसेस अगर उस चीज़ को पता लगा पा रहे हैं तो वो भी किस में आता है, वो भी हमारे फैक्ट में आता है। उसके साथ हम यहाँ पर देखते हैं एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, कोई भी पर्सन की जो मेंटल कंडीशन है वो भी एक फैक्ट होता है। अगर हम इसको इसको एक फ्लो चार्ट बना के समझें तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 3 जो है डेफिनेशन क्लॉज, वहाँ पर जो फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, फैक्ट के बारे में क्या कहते हैं, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। क्या क्या चीज़ें ये इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के फैक्ट आते हैं। एक आता है फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो सबसे पहले फिजिकल फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल फैक्ट में हमने बोला, सबसे पहले हमने बोला एनीथिंग, कोई भी चीज़, ठीक है। ए लिव्स इन दिल्ली, ए दिल्ली में रहता है। ए मर्डर्स बी, ए ने बी का मर्डर कर दिया, ये एक फैक्ट है। ए इज़ रनिंग, ए भाग रहा है, ये एक फैक्ट है। अब उसके बाद पढ़ते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग मतलब जब कोई ऐसी फैक्ट है या कोई ऐसी बात है जो किसी की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो थिंग किस स्टेट में है, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस किस तरह से है, वो चीज़ की भी हमारी एक फिजिकल फैक्ट कहलाती है। जैसे बी इज़ नॉट ब्रीदिंग, बी सांस नहीं ले रहा है, तो अगर बी ब्रीथ नहीं कर रहा है इसका मतलब बी किस स्टेट में है, बी डेड स्टेट में है। बी इज़ इंजर्ड, बी इंजर्ड है, तो जब वो बी इंजर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ होगा, ठीक है, उसको किसी ने उसको मारा होगा, किसी ने उसके साथ कुछ बदतमीज़ी की होगी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया होगा, तो ये बी की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी इस टाइम किस स्टेट में है, ठीक है। तो वो सारे फैक्ट जो किसी चीज़ की स्टेट को बताते हैं वो भी हमारे फिजिकल फैक्ट्स होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर कहते हैं केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, किसी चीज़ को अगर हम महसूस कर सकते हैं। महसूस आप कैसे करोगे, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू आप उस चीज़ को महसूस करोगे, ठीक है। आप उस चीज़ को देखोगे, आप उसको सुनोगे, आप इसको स्मेल करोगे, आप उसको टच कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें जो आप अपनी सेंसेस से परसीव करते हो वो सब कहलाते हैं फैक्ट। जैसे ए सॉ, ए कोई व्यक्ति है, उसने देखा अ मैन इज़ रनिंग, A man is running towards east. ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ए ने देखा कि कोई व्यक्ति है और वो ईस्ट डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये उसने अपनी आंखों से देखकर बताया है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड है। ए हियर समथिंग अबाउट बी, ए ने बी के बारे में कुछ सुना, तो ये भी क्या है, ये एक फैक्ट है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट कुछ वो चीज़ें होती हैं जो हमें प्रॉपर विजिबल नहीं होती पर वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आपका किसी पर्सन में एक अच्छा फेथ है, आप उस पर विश्वास करते हो, तो वो जो आपका विश्वास है क्या वो कोई देख सकता है?
नहीं, वो केवल हमारी मेंटल स्टेट में है, वो केवल हमारे माइंड में है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, या फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आपका फेथ, आपकी इंटेंशन, ठीक है। अब आपने कोई काम अच्छे इंटेंशन से किया या बुरी इंटेंशन से किया है वो आपको पता है, ठीक है, लेकिन इंटेंशन कभी किसी की दिखाई नहीं देती। इंटेंशन को हम उसका इंटेंशन का जो आउटवर्ड रिजल्ट है, उस आउटवर्ड रिजल्ट की हेल्प से हम उसको जज कर सकते हैं कि इंटेंशन अच्छी है या बुरी है। जैसे ए ने देखा कि बी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो ए ने अपने घर से ले जाकर थोड़ा सा खाना बी को दे दिया। तो जब ए ने बी को खाना दिया और बी को खाना देते हुए सी वहाँ पर देख रहा था, तो सी यहाँ पर ये इंटरप्रेट कर सकता है कि ए जो है वो ए की एक गुड इंटेंशन थी, ठीक है। ए यहाँ पर बी की हेल्प करना चाह रहा है, ए का हेल्पिंग नेचर है, ए की गुड इंटेंशन है, तो सी को तो यही लगेगा ना कि अपना एक गुड इंटेंशन से उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ही अगर ए ने देखा कि बी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो जब बी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ठीक है, और बी बहुत ओल्ड एज का पर्सन है, तो ओल्ड एज का पर्सन है, उसने खाना भी नहीं खाया, वो बहुत ज़्यादा वीक है। ए ने एक स्टिक उठाई और आकर बी को मारना शुरू कर दिया। तो जो बी पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक था, उसने खाना वगैरह नहीं खाया, तो ए के मारने से यहाँ पर पॉसिबिलिटी अराइज होती है ना कि बी मर जाएगा। और ये सारा काम होते हुए कौन देख रहा था? सी देख रहा था। तो सी को क्या लगेगा? सी को लगेगा कि ए की बैड इंटेंशन है, ए यहाँ पर बी को मारना चाहता है, ठीक है। तो आपकी जो इंटेंशंस होती हैं वो आपके आउटवर्ड एक्शन से हम उसको जज कर सकते हैं कि आपकी इंटेंशन गुड इंटेंशन है या कोई बैड इंटेंशन है। तो ये चीज़ें जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उसको विजिबल नहीं कर सकते, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट। जैसे इसको थोड़ा सा और एक स्टोरी से समझते हैं। ए और बी के बीच में, ए यहाँ पर हस्बैंड है और बी यहाँ पर वाइफ है। कोई फैमिली इशू हुआ और उस फैमिली इशू की वजह से दोनों के बीच में एक फ़ाइट हो गई, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को मारा पीटा, और हस्बैंड ने वाइफ को मारा, वाइफ ने हस्बैंड को मारा। अब इनके घर में जो भी ये एक्शन हो रहा है वो इनका नेबर जो कि सी है, वो नेबर ये सारी चीज़ों को होता हुआ देख रहा था, ठीक है। रात को इन्होंने देखा कि फ़ाइट वगैरह हो रही है, नेबर्स को पता चल गया कि ठीक है इन दोनों की आपस में फ़ाइट हो रही है। अब सुबह घर में से वाइफ की डेड बॉडी मिलती है, पुलिस आती है, पुलिस आस पास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आपने कल रात कुछ होता हुआ देखा था, क्या जब ऐसे मर्डर वगैरह हुआ तो आपने कुछ आवाज़ें सुनी? तो सी वहाँ पर जाकर बोलेगा कि हाँ, यहाँ पर हमने कल देखा था कि ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो इस बात से कहीं ना कहीं ये प्रूफ होगा कि जो हस्बैंड था, अगर यहाँ पर, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वाइफ को हस्बैंड नहीं मारा है, हो सकता है कि इस वाइफ का जो मर्डर है वो हस्बैंड ने किया है। और क्यों मारा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई होने की वजह से एक ही इंटेंशन डेवलप हो गई, एक ही एक बैड इंटेंशन यहाँ पर डेवलप हो गई, और उस बैड इंटेंशन की वजह से इसने हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया। तो सी ने क्या देखा? सी ने वो सारा शोर देखा जो सी ने सुना, ठीक है। सी को तो बस वही लग रहा है ना कि शोर हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये तो नहीं पता किसने किसको मारा या किसकी गलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जब वाइफ की डेड बॉडी मिल रही है तो हस्बैंड का यहाँ पर इंटेंशन क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स हमारे, वो फैक्ट जो किसी चीज़ की इंटेंशन को बताते हैं, किसी के गुड फेथ को बताते हैं, या फिर वो आपकी नॉलेज को बताते हैं, ठीक है, कि आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे कहलाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। आगे के जो प्रोविजंस हैं या जो आगे की डेफिनेशंस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।